हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 74 वीडियो है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के शिफ्ट वाइज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम कर रहे हैं। और ये 29/10/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो है। दोस्तों ये जो सीरीज है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज आप हमारी सीरीज को कंप्लीट देख लोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा रेलवे में जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, और आपकी नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर नहीं बताता हूँ, उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस वीडियो के मदद से आपको बताता हूँ। तो आशा करते हैं ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हैं तो रेलवे की पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी पाठशाला से जुड़ जाइए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई सोना जो होता है निम्न में से किस में घुलनशील होता है। आपका जो गोल्ड होता है ना वो किस में घुलनशील होता है। अब गाइस होता क्या, आपका सोना होता है ना उसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है ना, इसलिए वो हर किस चीज़ में नहीं घुलता है। लेकिन आपका एक विलयन होता है जिसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में आपका सोना है वो घुलता है। अब एक एक्वा रेजिया क्या चीज़ होती है? एक्वा रेजिया को हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज। इसको बनाने के लिए दो अम्ल उपयोग में ले जाते हैं, एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा एक नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। जब दो अम्लों को यहाँ पर 3:1 में मिलाया जाता है, 3:1, ठीक है, HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग जब लेकर मिलाया जाता है तो आपके जो आपका एक्वा रेजिया है, अम्लराज है, वो यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है। और इसका उपयोग आपके सोने चांदी इनको गलाने में किया जाता है। ये बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भाई निश्चित अनुपात का जो नियम था वो किसने दिया था। अब देखिए मैं आपको बता दूं निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है। निश्चित अनुपात का नियम ये कहता है कि कोई भी आपका सूत्र होता है ना किसी भी आपका पदार्थ का, तो उसका सूत्र होता है ना, उसमें जो आपके अलग अलग परमाणु होते हैं उनके भार का रेशियो होता है वो आपके समान होता है, उनके द्रव्यमान का रेशियो क्या होता है? समान होता है। जैसे अगर मैं H2O की बात करूं पानी की, तो देखिए पानी में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अगर परमाणुओं का भार निकालूं तो देखिए हाइड्रोजन है 2 और एक हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, 2 रेशियो लगा दिया मैंने बीच में। और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2:16 यानी कि इसको और हल करेंगे तो 1:8, यानी कि जल में आपका हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का रेशियो है 1:8 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं CO2 के बीच में बात करूँ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो कार्बन का होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, तो 12:32। इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 6 और आपका हो जाएगा 16, और हल करेंगे 3 हो जाएगा आपका 8, तो 3:8। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो आपका कहलाता है निश्चित अनुपात। यानी कि कोई भी आपका सूत्र होता है उसमें परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है उसका अनुपात क्या हमेशा होता है? आपका एक फिक्स होता है। और ये आपके दिया था जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भी किस तत्व में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं ना वो सारे आपके होते हैं धात्विक गुण वाले, ठीक है। यानी कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं वे धात्विक प्रवृत्ति कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति रखते हैं उसे बोलते हैं अधात्विक प्रकृति यानी कि नॉन मेटेलिक आपका कैरेक्टर। तो देखिए इनमें आप देखें फ्लोरीन सल्फर, ठीक है, ये दोनों अधातु होती हैं। लेकिन हाइड्रोजन भी आपके अवारा तत्व होता है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो फेरस है, जो लोहा है, लोहा एक धातु होती है और अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग सकती है। इसलिए ये इसका राइट आंसर आ जाएगा कि इनमें से इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है लोहे के अंदर, फेरस के अंदर, क्योंकि ये एक धातु है, मेटल है, और मेटल का एक गुण होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। अगला जो गुण है, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आकार में बदलाव के कारण किसी शरीर के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो देखिए इंग्लिश है ना, इसकी वो हिंदी ट्रांसलेशन उसमें थोड़ा सा गलत है, इंग्लिश ट्रांसलेशन परफेक्ट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि कोई आपका कोई पिंड है, ठीक है, कोई वस्तु है, अगर उसके आकार में हमने चेंज किया तो आकार में चेंज हुआ तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, ये आपसे पूछ रहा। शरीर का मतलब बॉडी, ठीक है, यानी कि कोई वस्तु, ये मानना है आपको, आकार में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो देखिए
मैंने आपको पहले बताया था, जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो परिवर्तन आता है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर उसकी वस्तु की ऊंचाई में परिवर्तन करने पर अगर चेंज उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो उसकी होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछे कि आकार में चेंज करेंगे तो कौन सी ऊर्जा संचित होगी। तो जब आकार में चेंज करेंगे तो उसके अंदर आएगी आपके प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। कौन सी आएगी? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊं तो आपका एक रबर होता है, रबड़ को आप खींचते हैं ना तो उसके अंदर आ जाती है प्रत्यास्थता गुण। प्रत्यास्थता का मतलब होता है कि वस्तु को उसका मूल स्थिति से खींचना और वापस उसका मूल स्थिति में आ जाना, उसे बोलते हैं प्रत्यास्थता गुण, ठीक है, इलास्टिक। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि मान लो रबर है, रबर को आपने खींचा और वो आपका पूर्व अवस्था में वापस आ जाएगा छोड़ने पर, तो उसमें जो आपकी ऊर्जा पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो गाइस बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है एक न्यूमेरिकल, देखिए एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की 45 ग्राम मात्रा घुली हुई है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा आपके द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, जो मैंने आपको फिजिक्स है वो फिजिक्स कंप्लीट करा दिया। न्यूमेरिकल आपका एक भी नहीं हटेगा गाइस, है ना, आपका पूरा लगभग आपके पूरे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको हमारे जो फिजिक्स वाला जो आपको वीडियो मिल जाएंगे पूरे, आप देख लेना। केमिस्ट्री मैंने आपको अप्रोक्स करा दिया, 1-2 लेक्चर डालने हैं, ठीक है। उसके अलावा बायोलॉजी में आपको डेली कोशिश कर ही रहा हूं, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है। अब देखिए उसको कैसे करेंगे। आपसे बोला है कि भाई क्या ज्ञात करना है, विलियन की सांद्रता ज्ञात करनी है, किसके संदर्भ में? द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में। और इसका सूत्र होता है भाई विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार बटे विलियन का भार इंटू 100, ये इसका सूत्र होता है। देखो विलेय क्या होता है? विलेय वह पदार्थ जो घुलता है। तो देखिए घुलने का कौन चीज घुल रही है आपके यहाँ पर, देखिए 45 ग्राम नमक है तो लिख देंगे 45 बटे विलियन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक, 320 प्लस 45 कितना हो गया? 365, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, यानी कि 4500 बटे 365। आप इसको हल कर लीजिएगा, आंसर अप्रोक्स आ जाएगा 12 पॉइंट और कुछ 3 के समथिंग आंसर आ जाएगा। आप इसको हल करके देख लेना, ठीक है, इस प्रकार से इसको करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक घर के अंदर 10 घंटे के लिए एक 220 वाल्ट का इलेक्ट्रिक बल्ब है वो उपयोग में लिया जाता है, तो बल्ब के द्वारा एक दिन में उपयोग की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दी है ना, वहां से क्वेश्चन है। अब देखिए शक्ति जो होती है ना, आपसे पूछे शक्ति नहीं पूछे, आपसे पूछे कि इसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब कितनी यूनिट है वो ये खर्च करेगा। तो यूनिट कैसे निकालते हैं? यूनिट निकालने का आपको बताया था भाई, शक्ति होनी चाहिए वाट में, क्या शक्ति होनी चाहिए वाट में, पावर होनी चाहिए वाट में, टाइम होना चाहिए घंटे में, जो टाइम है समय होना चाहिए घंटे में, और 1000 का भाग लगाते थे। ऐसे आपके जो यूनिट है वो निकाले जाते हैं। अब देखिए आपको वाट दे रखा है 220 पावर, ठीक है, टाइम दे रखा है 10 आवर्स, और एक दिन का पूछा है तो एक दिन, ठीक है, बटे 1000, तो 1000 का भाग लगाएंगे तो देखिए 0 से 0, ये 0 से ये 0, तो देखिए 22 में 10 का भाग लगाना है, तो 22 में 10 का भाग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 2.2 किलो वाट हावर, यानी कि 2.2 यूनिट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि गति का जो सेकंड लॉ है, गति का दूसरा नियम है, वो आपके किस से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए गति का 3 नियम है। पहला जो नियम है वो आपके कहलाता है जड़त्व का नियम, इनर्शिया रूल, दूसरा कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम और मोमेंटम कन्वर्जेशन, और तीसरा जो कहलाता है वो आपके क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन रिएक्शन का रूल कहलाता है। तो आपसे पूछा कि दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो गाइस दूसरा नियम है वो आपके संवेग संरक्षण से संबंधित है, संवेग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो ये कि गैस के द्वारा दाब जो लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो गाइस जो गैस होती हैं वो किसी वस्तु पर दाब लगाती है ना, उसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक आपका प्रेशर, क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक, यानी कि एटीएम इसको बोला जाता है, एटीएम इसको बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि दही में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी अम्ल याद करने की, तो आपको बताया था कि आपका दूध दही पियो लेट कर, बताया था ना, दूध दही पियो लेट कर, यानी कि दूध में और दही में क्या पाया जाता है? लेट कर, यानी कि लैक्टिक एसिड। तो ये आपकी ट्रिक है, दूध दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। आपका सिट्रिक अम्ल है वो आपके नींबू में पाया जाता है, टार्ट्रिक आपके इमली में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये आपके सिरके के अंदर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि एक 50 किलो का लड़का है जो 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ जाता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति है वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए 50 किलो का एक लड़का है, आपको शक्ति ज्ञात करनी है, शक्ति को P बराबर W/T,
है ना, कार्य करने की दर होती है वो आपकी शक्ति होती है। मैं आपको ना पूरे न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, तो आप वहाँ से उनको देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको और बेहतर वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए, अगर किसी वस्तु की ऊंचाई में परिवर्तन होता है तो जो आपका W होता है, कार्य होता है, वो आपके mgh के बराबर होता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर, तो बटे T। अब देखिए m का मान आपको दे रखा है भाई 50 किलो का लड़का है ना। g का मान आपको दे रखा है 10। हाइट क्या है, देखिए आपके लड़का है 45 सीढ़ियाँ चढ़ा है और एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। 15 को बदलेंगे मीटर में तो भाग लगा देंगे 100 का, और बटे यहाँ पर लगाएंगे आपका टी का मतलब 10 सेकंड। तो देखिए 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, और आपका इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 15 × 5 × 75, वो 15 × 5 × 45 और बटे 10 का भाग लगाना है। इसको जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको आपको हल कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि उस भाग की पहचान कीजिए जहां पर पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि आपसे इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो पुरुष होते हैं उनमें स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो कहां पर बनते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपके पुरुष होते हैं उनमें शुक्राणु होते हैं, उनको जनक कोशिका बोली जाती है, जनन कोशिका। तो आपका पूछा भाई शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वृषण के अंदर। हमारे जो पुरुष होते हैं 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, 2 वृषण पाए जाते हैं, तो उनके अंदर आपका जो स्पर्म होते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा हार्मोन पेड़ पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पर जो हार्मोन होते हैं जंतु हार्मोन, ठीक है, वो पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन दोनों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। तो आप जाइए बायोलॉजी के अंदर, तो वहां आप देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 13 वीडियो है, ठीक है, वो तो आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो आपके पादप हार्मोन है उससे। और आपका पार्ट नंबर 3 या 4 है, उसमें आपको जंतु हार्मोन उनके बारे में आपके क्वेश्चन का, जंतु हार्मोन अभी मैं कराऊंगा, जंतु हार्मोन के नहीं है, ठीक है, मैंने आपको उत्तक कराए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पादप हार्मोन करा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि आपका जो आपका साइटोकाइनिन होता है वो कोशिका वृद्धि में और आपका कोशिका विभाजन में हेल्पफुल करता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछता ना कि आपका केवल कोशिका वृद्धि में कौन हेल्प करता है, तो आपका ऑक्सिन। लेकिन आपसे पूछा कि कोशिका विभाजन में भी हेल्प करता है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल के बारे में आपका कौन सा कथन है वो सत्य है। तो देखिए इस्पात में ध्वनि की चाल होती है 5960 किलोमीटर प्रति घंटे होती, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जहां भी किलोमीटर आ जाए आपको क्वेश्चन को गलत कर देना है, यहाँ भी किलोमीटर है, यहाँ भी गलत। अगर मीटर प्रति सेकंड होता इसका आंसर सही होता, तो हम क्या कहेंगे, दोनों कथन आपके क्या है, गलत हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 2 न्यूरॉन होती हैं, 2 न्यूरॉन जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो उनके बीच का जो स्थान है उसे क्या कहा जाता है। तो गाइस जब 2 न्यूरॉन मिलती हैं तो उसके बीच का स्थान कहलाता है सिनेप्ट। क्या बोलते हैं, सिनेप्ट। और मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी दिखा देता हूँ, देखिए। तो देखिए ये आपका एक अलग न्यूरॉन है, ये आपका अलग न्यूरॉन है, दोनों न्यूरॉन आपस में कनेक्ट हो रही हैं, है ना। और ये देखिए बीच में इनके पाया जाता है आपका सिनेप्स, ठीक है। क्या पाया जाता है, सिनेप्ट। इनके अंदर सिनेप्ट पाई जाती है और इन सिनेप्ट की मदद से ही ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सिनेप्स पाई जाती है इनके बीच में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिनेप्स। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 11 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपकी विभवांतर की परिभाषा है गाइज, विभवांतर की परिभाषा है। अब गाइज मैंने ज्यादातर जो क्वेश्चन है उनमें ऑप्शन नहीं डाल रखे, जो न्यूमेरिकल है ना मैं उनमें ऑप्शन नहीं डालता हूँ, मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ। और पीडीएफ गाइज मैं खुद बनाता हूँ, तो इस पीडीएफ को बनाने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगता है, फिर वीडियो अपलोड करने में बनाने में तो गाइज कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। फिर भी पता नहीं यार ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके डिसलाइक करके चले जाते हैं। गाइस इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, और फिर आप डिसलाइक करते हैं तो फिर मोटिवेशन है वो नहीं मिलता। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए विभवांतर की परिभाषा होती है कि जो विभवांतर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपके होता है किया गया कार्य बटे आवेश, यानी कि आपका वर्क अपॉन आपका जो चार्ज होता है वो। अब कार्य ज्ञात करना तो आ जाएगा विभवांतर इंटू आवेश, यानी कि W बराबर हो जाएगा VQ, W बराबर हो जाएगा VQ, V बराबर आपको दे रहेगा 11, Q का बनाना है 3, तो आंसर आ जाएगा 33 जूल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है, यानी कि हमारा जो सूर्य परिवार है, सौर मंडल है ना, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो आपके ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो किस बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो यह आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण वह बल होता है जो आपके जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सूर्य है, उनको अपनी कक्षा में स्थिर रखता है ताकि वो दूसरी जगह नहीं जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्न में से एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमने उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रख दी।
हमने एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रख दिया, तो निम्न में से कौन सा कथन है वह आपके सत्य होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तल दर्पण से केवल दो ही स्थिति बनती है, एक जब आपकी वस्तु अनंत पर स्थित हो, और दूसरा जब आपके वस्तु आपके जो दर्पण है उससे निश्चित दूरी पर स्थित हो। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो उसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखिए आपका जो उत्तल दर्पण होता है इसे दो स्थिति पर प्रतिबिंब बनता है, पहला अनंत पर, और अनंत पर जो बनता है वो हमेशा बनता है आपके दर्पण के पीछे फोकस पर, और दूसरी स्थिति होती है अनंत और ध्रुव के बीच किसी भी बिंदु पर। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आपके दर्पण के ध्रुव P और F के बीच बनता है। दूसरा आभासी होता है, सीधा होता है और बहुत ही छोटा बनता है, और इसका डायग्राम है वो आपके ये है। देखिए यहाँ पर अगर वस्तु कहीं भी रख देंगे इधर, तो इसका प्रतिबिंब बनता है वो आपके बनता है यहाँ पर एक पीछे की ओर, जो कि छोटा होता है वस्तु से, ठीक है, आभासी होता है, ठीक है, और आपके ये इधर होता है, ये इसको बोलते हैं P, या आपके है F। तो P और F के बीच देखो यहाँ पर बनता है। तो वो ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है कि पहला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, तो गलत है, पहला ही ऑप्शन गलत है। प्रतिबिंब आपका वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। जबकि दूसरा सही है, छोटा बनेगा। तीसरा आपका सीधा बनेगा, और चौथा P और F के बीच बनेगा। तो तीनों कथन सही है, पहला कथन है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि कौन सा जो आपका उत्तक है एक जटिल उत्तक है। देखिए उत्तक के ऊपर स्पेशल वीडियो बना दिया है जिसमें आपके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो देखिए आपका जो स्थायी उत्तक होता है ना वो आपके दो होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो देखिए फ्लोएम होता है ना वो पेड़ पौधों में खनिज और आपके भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। पैरेन्काइमा होता है, इसमें अंतरकोशीय स्तन पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा होता है वो आपके पेड़ पौधों में कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि आपका कोलेनकाइमा होता है वो पेड़ पौधों में आपके लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि ये आपका एक जटिल स्थायी उत्तक होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो एक निषेचित अंडा, ठीक है, निषेचित अंडा यानी कि फर्टिलाइज्ड एग और युग्मनज जाइगोट होते हैं, वो कहाँ पर जाके आपके मिल जाते हैं, कॉम्बाइन हो जाते हैं। तो देखिए जब आपके भ्रूण बनता है ना, कोई आपके है ना आपके जो भ्रूण बनता है ना, बच्चा जन्म लेता है, तो उससे पहले क्या होती है कि आपके स्पर्म और एग दोनों आपस में कॉम्बाइन होते हैं, मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ये आपके जो गर्भाशय होती है उसके अंदर दोनों स्थापित हो जाते हैं, आपके जो जाइगोट होते हैं वो। तो इससे पूछा है कि भाई दोनों कहां पर मिल जाते हैं, तो आपके गर्भाशय के अंदर, यूटेरस के अंदर दोनों आपस के मिल जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें कितने आपके जो कौन सा आवर्त है उसमें 8 तत्व हैं। तो मैंने आपको बताया था जो आपका पहला आवर्त है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इसमें आपको तत्वों की संख्या बताई थी। पहले में होते हैं 2 तत्व, दूसरे तीसरे में होते हैं 8 तत्व, चौथे और पांचवें में होते हैं आपके 18 तत्व, और आपका 6 और 7 में होते हैं 32 तत्व। तो आपसे पूछा है कि भाई 8 तत्व किस किस में होते हैं, तो 8 आपके होते हैं दूसरे और तीसरे में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी होती है, जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या कितनी होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। क्या होती है? 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। आपको ध्यान रखना है, इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 6.4, है ना। इसको हम पहले तो ऐसे लिखते हैं 6400000, ठीक है। यह आपकी आ गई मीटर में, ठीक है, यह आपकी मीटर में आ गई। देखो 6400 किलोमीटर, तो आप इसको लिख देंगे 6.4 और 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 10 की पावर 6 ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 6.4 10 की पावर 6 मीटर, यानी कि 6400 किलोमीटर आपकी जो पृथ्वी होती है उसकी त्रिज्या होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि चांदी का घनत्व होता है, वो आपको दिया है चांदी का सापेक्ष घनत्व। आप देखिए सापेक्ष घनत्व क्या होता है। सापेक्ष घनत्व भाई आपका किसी भी पदार्थ का पानी के सापेक्ष जो घनत्व होता है उसे बोलते हैं सापेक्ष घनत्व। यानी कि पानी का जाएगा नीचे और चांदी का जाएगा ऊपर, ठीक है। पानी का घनत्व, चांदी घनत्व, और इसका मान दे रखा है आपको 10.8, ठीक है, ये आपको दिया है। और आपको देगी पानी का घनत्व अगर 10 की घात 3 है, तो बताइए चांदी का घनत्व कितना होगा। तो देखो चांदी का घनत्व ज्ञात करना है ना, तो पानी का घनत्व देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा। और पानी का आपको दे रखा 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.8 से, तो आंसर आ जाएगा 10.8 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। ये आपका आ जाएगा किसका, चांदी का घनत्व, ठीक है। चांदी घनत्व, चांदी का सापेक्ष घनत्व आपको दे रखा था, पानी का घनत्व आपको दे रखा था, और आपसे पूछा था चांदी घनत्व, तो आपका जाएगा 10.8 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगला जो क्वेश्चन
अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके औद्योगिक उपयोग के लिए, यानी कि जहां पर इथेनॉल जब बनाई जाती है, इथेनॉल मतलब दारू जहां बनाई जाती है, आपके शराब वाइन जो होती है ना, वो जहां पर बनाई जाती है ना, तो वहां पर क्या होती है, चोरी होने का डर रहता है ना। यानी कि लोग क्या करते हैं, उसको चोरी कर सकते हैं, है ना, दुरुपयोग कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, एक जहरीले पदार्थ के साथ उसको रख दिया जाता है, ताकि मतलब कोई उसको चोरी ना कर सके। एक जहरीले पदार्थ के साथ उसको रख दिया जाता है। तो आपसे पूछा है उस जहरीले पदार्थ का नाम क्या है। तो गाइज आपके शराब होती है, उसको चोरी होने से बचाने के लिए उसको मेथेनॉल के साथ आपके रखा जाता है। जो शराब होती है एथेनॉल होती है, उसके आपके मेथेनॉल के साथ रख दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपके औद्योगिक रूप से इथेनॉल जो बनती है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उसे मेथेनॉल के साथ कंबाइन करके रख दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, आपको दो समीकरण दे रखा है, आपसे पूछा है कौन सा समीकरण है वो आपके सत्य है। पहला समीकरण आपको दे रखा है कि निम्न में पहला कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, उसमें अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट और उत्पाद यानी प्रोडक्ट दोनों में परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। बिल्कुल सही है, यह आपके द्रव्यमान संरक्षण का रूल है, उसके अनुसार आपके होता है, और आपके दोनों चीजें हैं वो आपके समान होती हैं। मतलब आपके अभिकारक और उत्पाद में परमाणु संख्या होती है वो आपके समान होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक प्रतिक्रियाशील धातु होती है ना। प्रतिक्रियाशील का मतलब ही अधिक उत्तेजित या अधिक क्रियाशील धातु जो होती है, अगर वो पानी और हवा के संपर्क में आती है तो उसका संक्षारण शुरू हो जाता है। मतलब क्या होती है, उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाती है। तो दूसरा कथन में आपके सत्य हो गया। क्या बोलेंगे, दोनों कथन आपके सत्य हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जहां पर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारी अपडेट आती हैं, स्कूली छात्रों के लिए, कॉलेज छात्रों के लिए और टीचरों के लिए भी। जैसे भाई कौन कौन सी योजना किसके लिए निकाल रखी है, किस किस के फॉर्म वर्तमान में निकले हुए हैं, तो उसके लिए नया चैनल मैंने बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि इस रेलवे की जो पाठशाला है चैनल, वो हमारा पूरी तरह से रेलवे से संबंधित अपडेट ही आपको मिलेंगे। आपको किसी और वैकेंसी के अपडेट आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको रेलवे भर्ती संबंधित अपडेट वहां पर मिलेंगे। तो वो जो चैनल है वहां पर आपको ऑल इंडिया जो भी जॉब आती है, कोई भी अपडेट आते हैं शिक्षा जगत की, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।